हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? इस 12th बोर्ड क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में अभी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में आज हम लोग एक क्विक रिवाइज करेंगे, देखेंगे क्या क्या आप लोगों ने एल्कोहल में पढ़ा है। उसके बाद आगे हम लोग फिनॉल और फिर ईथर को डिस्कस करेंगे। एल्कोहल जो जनरल फॉर्मूला है एल्कोहल का वो आपको पता ही है, ROH। आप इसे लिख सकते हैं CnH ट्वाइस N प्लस 1 एंड OH। ठीक है, अगर आप बात करें इसके नामकरण की, तो नामकरण में आपके सिलेबस में दो जो पद्धतियां हैं उनमें से पहली थी आपके कॉमन या सामान्य नाम आप बोल सकते हैं इन्हें। तो सामान्य नाम में आप इन्हें बोलते हैं एल्किल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्किल एल्कोहल। जबकि जो सेकंड मेथड आता है आपका IUPAC, उस IUPAC में आप इन्हें बोलते हैं एल्केनॉल। ये जो OL है वो इसका सफिक्स है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट है आपका CH3OH। ठीक है, इस प्रकार का एल्कोहल आपको दिया हुआ है। तो दोनों पद्धतियों में इसका जो नाम है वो आपको लिखना है। किस तरीके से देखिएगा कि कॉमन नेम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका R, एल्किल ग्रुप। ये आपको दिखाई दे रहा है फंक्शनल ग्रुप है OH। इसके लिए तो आपने लगाया एल्कोहल और ये आपका एल्किल ग्रुप। एल्किल में आप देखें 1 2 3 4 कार्बन्स हैं। 4 कार्बन्स के लिए क्या आता है? ब्यूटिल। ब्यूटिल में ये कौन सा ग्रुप है आपका? तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल। तो कॉमन नेम इसका हुआ आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम आ जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, ये इसका नाम आ गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC में आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है 1 2 एंड 3। ये आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कई बार कि OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहां से आप कार्बन चेन सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है। OH ग्रुप आप देखिएगा सेकंड नंबर पर अटैच है, तो 1 2 3। सेकंड नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो ये आ जाएगा आपका 2 मैथिल बोल सकते हैं आप, 2 मैथिल। 3 कार्बन की चेन है। प्रोपेन 2 और ऑल। तो ये हो गया आपका 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। एक और एग्जांपल देखिएगा, ये। अब इसको आपको दोनों जो मीडियम है कॉमन नोमेनक्लेचर और IUPAC नोमेनक्लेचर में नाम देना है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम के लिए एल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और पीछे क्या लगाना है? एल्कोहल। तो वापस से आप देख सकते हैं आपके पास जो ग्रुप है वो 4 कार्बन वाला ग्रुप है। वापस से ब्यूटिल में कौन सा है ये? द्वितीयक ब्यूटिल। वेरी गुड, कौन सा आएगा? द्वितीयक ब्यूटिल। तो ये हुआ आपका द्वितीयक कह लीजिए या सेकेंडरी। द्वितीयक ब्यूटिल और पीछे क्या लगा देंगे आप? एल्कोहल। तो ये आ गया आपका द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, IUPAC में अगर आप जाएंगे तो IUPAC में आप देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इधर से सेकंड नंबर पर आ रहा है, इधर से थर्ड नंबर पर आ रहा है। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 एंड 4th। क्या जाएगा? 4 कार्बन की चेन है। ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन और 2 और देन ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल। एक और एग्जांपल देखिएगा, और वापस से अपन को इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखना है। मैंने 3 एग्जाम्पल
किसी रीजन से लिए, अभी मैं बताऊंगा वो किस कारण से मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एल्किल ग्रुप हो गया और ये पीछे आपका एल्कोहल हो गया। एल्किल ग्रुप का नाम क्या है आपका? आइसोब्यूटिल। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, पहचान सकते हैं इसको, आइसोब्यूटिल, ये आइसो ग्रुप, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप देख सकते हैं 1 2 3, क्या आएगा? 2 मैथिल, 3 कार्बन्स के लिए प्रोप एन और 1 ऑल। अब यही मैं आपको बताऊंगा एल्कोहल की क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, वैसे तो OH ग्रुप के जो नंबर्स हैं उनके आधार पर आप इन्हें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में डिवाइड करते हैं। बाकी ये जो ग्रुप है आपका एल्किल एल्कोहल वाला, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप जिस प्रकार के कार्बन जुड़ा हुआ है उस आधार पर भी इन्हें 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तीनों प्रकार के एल्कोहल में डिवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है कार्बन के प्रकार पर, कार्बन, प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन, चतुर्थ कार्बन। एक कार्बन जितने कार्बन से अटैच होता है वही उसका प्रकार हो जाता है। अगर कोई कार्बन 1 से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन होगा, 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 से अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन, 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री। तो आप यहां देखना है OH ग्रुप, जो एल्कोहलिक ग्रुप है आपका OH, वो जिस कार्बन से अटैच है आपको उस कार्बन का टाइप देखना है कि उस कार्बन का प्रकार क्या है। अगर वो कार्बन 1 डिग्री टाइप का है तो एल्कोहल भी आपका 1 डिग्री होगा, अगर वो कार्बन 2 डिग्री टाइप का है तो एल्कोहल 2 डिग्री टाइप का होगा, और 3 डिग्री टाइप का है तो एल्कोहल आपका 3 डिग्री टाइप का होगा। यह मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो OH जो ग्रुप है आपका वो इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, इस कार्बन को अगर आप देखें तो 1 2 3 कितने कार्बन से अटैच है? 3 से। तो ये कैसा कार्बन हुआ आपका? 3 डिग्री कार्बन। तो ये एल्कोहल भी कैसा होगा आपका? 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं OH जो है वो इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन आपका एक इधर और एक इधर, कितने कार्बन से अटैच है? ओनली 2 कार्बन से। तो दिस इज 2 डिग्री कार्बन। सो ये जो एल्कोहल है वो भी कैसा होगा आपका? 2 डिग्री एल्कोहल। वहां आप देख सकते हैं यहां जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कैसा हुआ? 1 डिग्री। तो OH कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री से। तो दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। तो यह आपका क्लासिफिकेशन भी हो गया साथ में। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी जब आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इनका क्रम आता है कि कौन सा एल्कोहल दी गई अभिक्रिया अधिक तीव्रता से देगा या कम तीव्रता से देगा। तो वहां आपको बताना पड़ता है कि प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है या तृतीयक एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ठीक से कि दिया गया एल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो आप बड़े इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्कोहल किस प्रकार का है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। कई बार वो एल्कोहल की स्ट्रक्चर बना के दे देता है कि इनमें से कौन सा एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तीव्रता से परीक्षण देगा। ठीक है, आप एल्कोहल पढ़ चुके हैं, उसको मैं यूज कर रहा हूं, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रीजेंट। आपको याद होगा ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2। ठीक है, ये ना सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है आपका? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत अभिक्रिया करते हैं, द्वितीयक उसके बाद, प्राथमिक उसके बाद। अब मान लीजिए आपको ये एल्कोहल दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन दे कि निम्न एल्कोहलों को ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम में क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि दिए गए जो एल्कोहल है उनमें से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। क्यों होगी? वो जो रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रम है उनमें जो क्रियाविधि है कार्बोनाइन के स्थायित्व वाली, उसके अकॉर्डिंग आता है आपका। ठीक है, तो ये था आपका इनिशियल पोर्शन। आगे चलते हैं, देखिएगा
उसके बाद आते हैं आपके इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आइसोमेरिज्म हम लोग यहाँ नहीं देंगे, आइसोमेरिज्म ईथर के साथ डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियाँ। वैसे अल्कोहल निर्माण की बहुत सारी विधियाँ आप लोगों ने डिस्कस की हुई हैं, जिनमें से कुछ एक मेथड में यहाँ बताऊंगा आप लोगों को, जिनमें एक है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ या जल योजन, एल्कीन के जल योजन द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये एल्कीन का जल योजन। एल्कीन कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन आपके एल्कीन है। ठीक है, जब आप एल्कीन की अभिक्रिया तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है एल्कोहल। ये ठीक है एल्कोहल। अब आप कहेंगे सर H कहाँ से आया, OH कहाँ से आया, यहाँ तो हमने तनु H2SO4 लिया हुआ है, तनु डाइल्यूट। तो ध्यान रखना जहाँ भी आपको ये लिखा हुआ मिले डाइल्यूट तनु, तब आपको अभिक्रिया किसके साथ करानी है, जल के साथ करानी है। इसका मतलब ये होता है अभिक्रिया का जो मीडियम है वो एसिडिक है, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया है, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है। बाकी अभिक्रिया में जो योग है वो किसके साथ होना है, जल के साथ होना है। ठीक है, अगर आप इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म पर जाएं, क्रियाविधि पर जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं किस तरीके से इसकी अभिक्रिया होगी। कि ये आपका C डबल बॉन्ड C। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है एल्कीन की जो मुख्य अभिक्रिया है वो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां से आएगा अम्ल से H+। ठीक है, क्या आएगा H+। अब क्या है, किसी भी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक परमाणु की ओर क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ये मान लीजिए इधर की तरफ मूव हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोनों सेम कार्बन है, अभी यहाँ इधर की तरफ मूव हुए, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आप देख सकते हैं H+ है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स ने ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये इस पर अटैक करने के बाद जो स्पीसीज बनेगी वो आपकी ये होगी, देखिएगा C, इस पर क्या जुड़ गया H, ये C और इस पर कौन सा चार्ज आएगा आपका प्लस, ये आपका कार्ब धनायन बना। तो अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती है वो क्या बनता है आपका कार्ब धनायन बनता है, इंटरमीडिएट जो है वो क्या बनता है कार्ब कैटायन बनता है। तो अभिक्रिया का होना कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब आगे अगर आप जाएं इसमें तो आगे आप देख सकते हैं अभिक्रिया में क्या होना है। अब वापस से आपके पास क्या है जल, मैंने जैसा कि बताया HOH, O के पास 2 लॉन पेयर हैं, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है या वाटर मॉलिक्यूल नाभिक स्नेह की तरह, O की तरफ से आक्रमण होगा, आक्रमण है, और ये देखिएगा क्या बनाएगा CH CO। अब O ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा प्लस चार्ज आएगा। अब उसके बाद अगर आप देखें थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, O अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है और ऊपर से कौन सा चार्ज आ गया प्लस चार्ज और आ गया। तो प्लस चार्ज आने के कारण OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर खींचेगा और क्या रिमूव होगा एक प्रोटॉन, और आफ्टर रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन क्या बनाएगा ये बन गया ना, देखो आप क्या बना एल्कोहल। ठीक है, अगर आप कोई असम्मित एल्कीन लेते हैं, असम्मित एल्कीन जिसमें द्विबंधित कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप क्या हों अलग अलग हों, ये अब आप देख सकते हैं 2 पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं यहाँ। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज की अपन चर्चा कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं तो प्लस आता है यहाँ। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। अगर प्लस यहाँ आता है तो कौन सा कार्ब कैटायन बनता है 2 डिग्री। कंडीशन नंबर 2 की चर्चा करें हम लोग, कंडीशन नंबर 2 की पॉसिबिलिटी क्या है देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं तो प्लस आता है यहाँ। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या बनता है 1 डिग्री कार्ब कैटायन।
किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की, इसलिए ये कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव करेंगे, H इधर जुड़ेगा और OH यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, इसे आप मार्कोनिकॉफ नियम के नाम से भी पढ़ते हैं कि जब किसी बहुबंध पर किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है तो उसका नेगेटिव जो पार्ट है वो उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम। एक्चुअल में ये जो मार्कोनिकॉफ नियम है वो इसी मैकेनिज्म पर क्या है? बेस्ड है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड था, आप एल्किन पर तनु एस्टर की उपस्थिति में जल का योग कराइए तो आपको क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा इसमें आपके हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी है। ठीक है, उसके द्वारा भी आप इसे बना सकते हैं और ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण के नाम से भी अभिक्रिया आपको दी हुई है, उससे भी आप ये अभिक्रिया करा सकते हैं। जिनमें से अगर बात करें हम लोग हाइड्रोबोरीकरण वाली की, तो डाइबोरेन की उपस्थिति में आप एल्किन पर जल का योग होगा, अभिक्रिया में होने वाला जल का योग मार्कोनिकॉफ नियम के क्या होगा? विपरीत होगा, इतना ध्यान रखना है। अभिक्रिया का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो बनेगा एल्कोहल ही, केवल जो H और OH का आप एडिशन करा रहे हो मार्कोनिकॉफ नियम के क्या करा देना? विपरीत करा देना। ठीक है, ऑक्सीकरण विमर्क्यूरीकरण, उस वाली अभिक्रिया में भी एल्किन पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और वो एडिशन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। इस वाली अभिक्रिया में और उस वाली अभिक्रिया में अंतर क्या है? यहां इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है जिसका पुनर्विन्यास संभव है, लेकिन वहां पुनर्विन्यास की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और भी कार्बोनिल जो कंपाउंड है आपके, उनके अपचयन द्वारा भी आप इसे बना सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, इनका यदि आप रिडक्शन कराएं अपचयन कराने के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, LiLH4, NaBH4 इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल करने पर ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये कन्वर्ट होता है किसमें? CHOH में। किसमें कन्वर्ट होगा? CHOH में। अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्डिहाइड, RCHO, तो एल्डिहाइडों के अपचयन पर आपका बनेगा RCH2OH। कौन सा एल्कोहल? 1 डिग्री एल्कोहल। अगर आप लेके चलते हैं कीटोन, कीटोन R-C डबल बॉन्ड O, क्या है ये? कीटोन। अगर आप कीटोन लेके चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होना है? R जैसा कि मैंने बताया C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसमें चेंज होगा? CHOH में। कौन सा एल्कोहल बनेगा आपका? 2 डिग्री एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एल्डिहाइड लेने पर प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं, जबकि कीटोन लेने पर आपके 2 डिग्री एल्कोहल का प्राप्त होता है। आप अपचायक पदार्थ के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बड़े इजीली इन समूहों को एल्कोहलिक समूह में क्या करते हैं? अपचयित करते हैं। उसके बाद देखिएगा आपने पढ़ा हुआ है बाई एल्किल एलाइड। ठीक है, एल्किल एलाइड RX, ये जो एल्किल एलाइड है RX, इसके द्वारा भी आप बड़े इजीली एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। आप एल्किल एलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ करा दीजिए, तो ऐसी स्थिति में ये कन्वर्ट होता है किसमें? ROH में। ठीक है, प्लस KX। आपने एल्किल एलाइड वाले पोर्शन में पढ़ा है, ये जो अभिक्रिया है वो 2 मैकेनिज्म से पॉसिबल है, एक आपके SN1 और दूसरी आपके SN2। ठीक है, SN1 और SN2 डिपेंड करेगा लिया गया एल्किल एलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता क्रम। और अगर आपके SN2 है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो लिया गया एल्किल एलाइड डिसाइड करेगा कि अभिक्रिया SN1 मैकेनिज्म से होगी या SN2 मैकेनिज्म से होगी। ठीक है, ये कुछ एक मेथड थे इनके फॉर्मेशन के कि किन किन विधियों द्वारा आप इन्हें बना सकते हैं, और भी कई सारी विधियां पॉसिबल है आपके। ठीक है, आप कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से इसे बना सकते हैं, और एस्टर के जो जल अपघटन है उसके द्वारा भी एल्कोहल का निर्माण पॉसिबल है। अब देखिएगा बात करते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। PP ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्कोहल के 2 प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इनकी सॉल्युबिलिटी विलेयता और दूसरी इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की।
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, सहसंयोजी, और सहसंयोजी जो है वो ध्रुवीय विलायक जल में क्या है, अविलेय होते हैं। परंतु एल्कोहल जल में आसानी से क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, एल्कोहल श्रेणी के जो निम्नतम सदस्य हैं, कम कार्बन वाले सदस्य हैं, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये आसानी से जल में क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। ठीक है, एल्कोहल आसानी से क्या है, जल विलेय। एल्कोहल कॉर्डिस मैंने बताया सहसंयोजक यौगिक हैं और जल एक ध्रुवीय विलायक है, उसके बावजूद भी आसानी से जल में क्या है, विलेय। उसके पीछे कारण क्या है, एल्कोहल के जो अणु हैं वो जल के अणुओं के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। उस हाइड्रोजन बंधन के कारण आसानी से एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आप इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिएगा। ROH HOH ROH HO। यहां आप देख सकते हैं हाइड्रोजन दो उच्च विद्युतीय परमाणुओं के बीच में आ रहा है, ऐसे आगे और ऐसे आगे। तो ये यहां पर डॉट डॉट से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतरा अणु को हाइड्रोजन बंध, इस हाइड्रोजन बंध के कारण ही एल्कोहल जो है वो जल में आसानी से क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है, आसानी से घुल जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जो आर पार्ट है, हाइड्रोकार्बन जो भाग है वो बढ़ेगा, ओएस तो वही रहेगा, लेकिन जो आर है ये भाग बढ़ेगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे। और ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो होता है आपका जल विरोधी, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये। इस जल विरोधी पार्ट के बढ़ने के कारण जल में इनकी विलेयता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ कह लीजिए या कार्बन संख्या बढ़ने के साथ साथ कह लीजिए, एल्कोहलों की जो जल में विलेयता है वो क्या होती है, कम होती जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, जो जल विरागी हाइड्रोकार्बन भाग है वो बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, क्वथनांक की, देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। एल्कोहलों के जो क्वथनांक हैं वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स और एल्किल हैलाइड, इनसे क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, समान कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन है या समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स हुए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए, उनसे यदि कंपेयर करें तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़े क्या आते हैं, अधिक आते हैं। उस बॉइलिंग पॉइंट के अधिक होने का कारण क्या है, देखिएगा। उसके अधिक होने का कारण होता है एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उनके अणुओं का क्या होगा, संगुणन। और उस संगुणन के कारण ही इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड और ईथर से क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, इस अंतरा अणु को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल के अणुओं क्या होगा, संगुणन होगा। उस एल्कोहल के अणुओं के संगुणन के कारण ही इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एल्कोहल के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर की तुलना में क्या होते हैं, उच्च। तब आपको आंसर देना होगा एल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इससे उसके अणुओं का संगुणन हो जाता है, जबकि ईथर में इस प्रकार का संगुणन देखने को नहीं मिलता है। ईथर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिनॉल शुरू करेंगे। आप एल्कोहल को रिवाइज करना शुरू करें। कल से हम लोग एल्कोहल को
जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग फिर फिनॉल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।